आप सभी का एडोरबर पर स्वागत है। मैं चेतन सिंह 12th की आपकी फ़िज़िक्स के साथ उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोबिलिटी, गतिशीलता, इसके बारे में जाना था और आज हम लोगों का बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होगा। क्या है ये? ओम का नियम, ओम्स लॉ। हम लोग ओम के नियम के बारे में पहले से भी जानते हैं। ओम का नियम हमने छोटी क्लासेस अपने 10th में भी पढ़े हैं। ओम का नियम क्या है कि जैसे हम किसी भी तार में या किसी चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाह के कारण उस चालक के सिरों के बीच एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमने कोई तार ले लिया, ये कोई तार है और इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया। ये हमने बैटरी से जोड़ दिया। अगर इस बैटरी का विभवांतर V है तो इस चालक के सिरों के बीच हमने V वोल्ट अप्लाई कर दिया। अब ये V वोल्ट अप्लाई करने के कारण ये प्लस ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की दिशा में इस दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ये धारा I होता है। अब देखिए, यदि हम इस वोल्टेज को बदलें, एक हमने अगर वोल्ट मीटर लगा दिया तो हम वोल्टेज को बदल सकते हैं। तो वोल्टेज को हम बदलते जाएंगे तो एमीटर अगर यहाँ लगा दें तो आपका धारा भी बदलता जाएगा। क्या होगा? धारा भी बदलेगा। तो शर्त एक और भी होगा कि हम चालक की क्या ना बदलें? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था हम चालक का यदि ना बदलें तो V बदलने पर, चालक के सिरों के बीच अप्लाई वोल्टेज को बदलने पर चालक में प्रवाहित धारा का मान बदल जाता है। अब ये भौतिक अवस्था में हम मुख्य रूप से ताप, हालांकि ताप, दाब, इस चालक के तार की लंबाई, इसका घनत्व, इसका ये सब आएगा, लेकिन मुख्य रूप से तत्काल के लिए हम चालक वही रख रहे हैं, तार वही रख रहे हैं, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वही है, लंबाई वही है, घनत्व वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ टेम्परेचर में परिवर्तन तत्काल हो सकता है, तो ना ही उस वातावरण में टेम्परेचर ना बदलने पाए, या चालक तार में जैसे ही धारा प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉनों के कारण तो भी तार का टेम्परेचर बदल जाता है, तो वो ना बदल रहा हो। जब टेम्परेचर बदल जाएगा तब ये सही नहीं होगा। तो यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तब क्या होगा? चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। मतलब V और I का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? नियत होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात, ये सदैव नियत होता है। V/I ये हमेशा कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम V और I के बीच एक ग्राफ खींचें तो V और I के बीच में ग्राफ हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब जिस अनुपात में V आप बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में आपका I भी बढ़ रहा है, मतलब V और I आपका कांस्टेंट है। धातुओं के लिए ओम का नियम ही केवल सत्य है। अब इसको थोड़ा सा और बिल्कुल किस तरह से आपको लिखना है ये भी जान लीजिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप न बदली जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। V/I ये बराबर कांस्टेंट, जहां V चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या लगाया गया विभवांतर तथा I ये चालक में बहने वाली धारा हो गई। V/I जो है ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को सर साइमन ओम, इन्हीं के नाम पर इस नियम को ओम का नियम रखा गया। इन्होंने इसे चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, या जो भी आप ले रहे हैं, जो भी चालक तार आप ले रहे हैं, उसका क्या होगा? ये प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V =
आई आर। इसको हम क्या लिख देंगे, V इक्वल्स टू बी आई आर। यही ओम का नियम है। मतलब V अगर परिवर्तित हो रहा है तो I भी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन उस चालक तार का प्रतिरोध अर्थात V बाई आई ये परिवर्तित नहीं होगा, ये नियत होगा। ओम का नियम ये केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है, अन्य के लिए ये सत्य नहीं होगा, और ये आपको ग्राफ बताया गया। अब हम लोगों ने अपवाह वेग भी पढ़ा है। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति ये हम जानेंगे, या हम लोगों ने ओम का नियम जान लिया। अब डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के द्वारा हम ओम के नियम का किस तरह से सत्यापन करते हैं, किस तरह से इसका प्रूफ करते हैं, ये आइए देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है, I बराबर एन ई ए वी डी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये आप मान लीजिए कि माना कि चालक तार की लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, और इस चालक तार में I धारा प्रवाहित करने पर अगर अनुगमन वेग आपका Vd है, तो E अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो I इक्वल्स टू बी एन ई ए वी डी। ये आप और भी हिंदी में इतना लिख सकते हैं या स्वयं समझ सकते हैं। डायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि धारा तथा अनुगमन वेग में आपका संबंध हो गया I बराबर एन ई ए वी डी। अब देखिए कि इस तार पर जब एक वोल्टेज अप्लाई आप कर रहे हैं तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो तार के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये E बराबर कितना है, V बाई एल, क्योंकि इस चालक तार के सिरों के बीच वोल्टेज आपका V है और इसकी लंबाई हमने ये L ली है, तो V बाई एल जो हो गया आपका E हो गया। वैद्युत क्षेत्र E कितना हो गया, V बाई एल हो गया। V बाई डी हम जानते हैं, तो D की जगह पे आपका L हो गया। अब देखिए ये जो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र में एक बल प्राप्त करेंगे। इस क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। हम जानते हैं कि जो F होता है E बराबर F बाई क्यू, एक हम ये सूत्र जानते हैं। Q यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इसे स्मॉल e लिख सकते हैं। तो यहाँ से यह बराबर क्या हो गया, E इंटू ई। तो जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, F बराबर E इंटू ई, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश और E वैद्युत क्षेत्र है। और E की जगह पे हम कैपिटल E की जगह पे V बाई एल लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये लगने वाला बल EV बाई एल हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान भी है। तो जब एक बल आरोपित हो रहा है और एक द्रव्यमान भी है उसका, तो जाहिर है कि यहाँ न्यूटन का भी नियम लागू हो जाएगा। F बराबर एम ए, और F बराबर एम ए में A क्या हो गया, त्वरण। F बराबर एम ए में A हो गया आपका त्वरण। तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, आपका त्वरण क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा F बाई एम। क्या हो गया, A बराबर F बाई एम। ये न्यूटन का नियम यहाँ लागू हो गया। और F की जगह पे हम EV बाई एल लिख सकते हैं, तो EV बाई एम एल हो गया। इसे हम सेकंड समीकरण मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहले इक्वेशन में I और VD में रिलेशन है, I बराबर यानी ये VD, और दूसरा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उस इलेक्ट्रॉन में वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो A बराबर हो गया EV बाई एम एल। अब देखिए, जब ये बल उत्पन्न हो गया, उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन ये गति कर रहे हैं, तो उस चालक तार में उपस्थित जो धनायन होंगे, धनायनों से ये टकराएंगे। तो लगातार जो टक्कर हो रहा है उसके कारण क्या होगा, इनकी गति में परिवर्तन होगा, इनका वेग
वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ये बढ़ता जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ये बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। तो अब ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता जा रहा है, हम ये मान ले रहे हैं कि प्रारंभ में कोई एक ऐसा क्षण रहा होगा जब वैद्युत क्षेत्र ना लगा रहा होगा। तो जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो मान लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मीय वेग है वो u1 है। यदि किसी भी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मीय वेग ये u1 है। तो अब जब हम वैद्युत क्षेत्र इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा, उसके वेग में वृद्धि होगी, है ना, उसके वेग में वृद्धि होगी। और ये वृद्धि कितनी हो गई, u1 प्लस a τ1। यहाँ τ1 जो है ये क्रमागत टक्कर का समयांतराल है। कैसा समयांतराल है, हमने लिया है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन का धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल टाउ, दो क्रमागत टक्करों के बीच एक बार टकराया फिर कुछ समय लगा होगा फिर टकराया, वह समयांतराल कितना हो, टाउ। तो इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि कितना होगा, a इंटू टाउ होगा। अब ये जो a इंटू टाउ है गति का समीकरण जैसे आपका है, तो यहाँ हमने वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मीय वेग u1 लिया और जब हमने वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो एक त्वरण के कारण इसके वेग में वृद्धि हो गई। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि v इक्वल्स टू बी u प्लस ए टी, तो यहाँ t आपका टाउ हो गया, τ1 हो गया, और a आपका त्वरण ही है और u आपका u1 हो गया। तो इस तरह से जो वेग वृद्धि हुई, जो अब वेग हुआ, या आप कह सकते हैं कि वेग, उसका वेग वृद्धि ना लिखिए, बराबर इतना होगा, ऐसा आप लिख लीजिए। वृद्धि तो सिर्फ a τ1 हुआ, लेकिन अब उसका वेग कितना हो गया, ये u1 प्लस a τ1 ये होगा। अब इसी तरह से अन्य इलेक्ट्रॉन भी हैं। अन्य इलेक्ट्रॉनों का मान लेते हैं ऊष्मीय वेग आपका u2, u3, u4 इस तरह से है, और इनके क्रमागत क्रमशः जो टक्कर का समय है ये τ2, τ3, τ4 इस तरह से τn मान लेते हैं, कुल n इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए जो वेग होगा वो क्रमशः u2 प्लस a τ2, u3 प्लस a τ3 एंड सो ऑन, ऐसे हमने कई ले लिया, n के लिए un प्लस a τn ले लिया। अब इन सभी n इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा, यही औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। तो औसत वेग ले लेते हैं इनका, ये औसत वेग ही आपका अनुगमन वेग है, ये हमने vd लिख दिया। तो पहला वेग जो v1 हमने लिया तो u1 प्लस a τ1, v2 a2 प्लस a τ2, v3 इसी तरह से u3 प्लस a τ3 एंड सो ऑन, ऐसे आप लेते जाइए। और n के लिए या vn जो होगा आपका वो un प्लस a τn होगा और डिवाइडेड बाई n हो गया। u को सब एक साथ कर लिया जाए, u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un हो गया, बाई n हो गया, प्लस a और τ1 प्लस τ2 प्लस एंड सो ऑन τn बाई n। ये आपका ऊष्मीय वेग है, और आप जानते हैं कि ऊष्मीय वेग कितना होता है, शून्य है, क्योंकि अगर कोई भी चालक तार है तो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा है, ऊष्मीय वेग आपका शून्य है। और औसत ये जो समयांतराल हुआ इसको हमने टाउ लिख दिया, तो a इंटू टाउ हो गया, और इस तरह से 0 इसमें जुड़ा, a इंटू टाउ हो गया, जहाँ टाउ को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। इस श्रांति काल का जो समय होता है ये लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। इसको हम लोगों ने समीकरण 3 ले लिया। अब देखिए, इस समीकरण 3 मतलब vd की जो वैल्यू है, अगर इसमें हम a की वैल्यू समीकरण 2 से लिख दें तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। समीकरण 2 से a का मान समीकरण 3 में
रखने पर। देखिए समीकरण 3 में रखना है हमको वी डी बराबर क्या हो गया, ये वी डी बराबर ए इंटू टाउ है, और टाउ का मान हमको कहाँ से रखना है, ए का मान हमको कहाँ से रखना है, समीकरण 2 से। ए हमारा कितना है, ई वी बाई एम एल, तो ए का ही तो मान रखना है, ई वी बाई एम एल और इंटू टाउ हो गया। तो ये क्या हो गया, ये है अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध हो गया। ये क्या हो गया, वीडी और वी में संबंध हो गया। और आप जानते हैं कि वी बाई एल जो होता है ये ई है, तो हम इसी को ये भी लिख सकते हैं ई बाई एम और इंटू टाउ। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सूत्र मिल रहा है, ये इसे समीकरण 4 नाम दे दिया जाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। क्या है, वैद्युत विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध, या वैद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये है। ये आपके चौथी समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका आप देख रहे हैं कि अनुगमन वेग जो होगा ये ई वी बाई एम एल इंटू टाउ है, और यदि हम ई के रूप में लिखना चाहें तो ई बाई एम इंटू टाउ हो गया। तो ये क्या हो गया आपका अनुगमन वेग। अब इस अनुगमन वेग वीडी का मान अगर समीकरण 1 में रख दिया जाए तो हमको आई के साथ इसका रिलेशन मिल जाएगा। तो लिखते हैं हम समीकरण 4 से वीडी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दिया जाए, क्या है एक आपका आई बराबर है आपका एन ई ए, और वी डी की जगह पे देखिए हमको विभवांतर के ही रूप में प्रूफ करना है, इसलिए ये वाला मान रखते हैं, क्या ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। अब यहां आप देखिए आपका क्या हो गया, एन ई स्क्वायर, एन ई और ई स्क्वायर, ए एन ई स्क्वायर ए बाई एम एल इंटू टाउ। और ये आप देखिए कि वी जो है ये यहां बाहर कर लिया जाए, हमको क्या चाहिए, v बाई आई। तो v बाई आई अगर हम लिखते हैं, देखिए यहां से v है और बाई आई कर दें, तो v बाई आई हमको मिलेगा एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। और ये जो वैल्यू है आपकी, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें आप देखिए एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ना तो श्रांतिकाल बदलना है। सबसे पहले यहां से देखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलना है, एल चालक तार की लंबाई आप बदल नहीं रहे हैं, तो उस लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बदलेगा, चालक तार का आप ए नहीं बदल रहे हैं, मतलब उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल नहीं बदल रहे हैं। और जब चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदल रही है तो श्रांतिकाल नहीं बदलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का टक्कर वही रहेगा, यन बदलेगा तो टाउ बदलेगा। आप देखिए यन बदलेगा तो आपका टाउ बदल जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ ये है आपका कांस्टेंट, और यही जो कांस्टेंट वैल्यू है यही आर कहलाता है। और आर क्या है आपका, चालक का प्रतिरोध, यही है आपका रेजिस्टेंस। तो इसकी जगह पे अगर हम आर लिख देते हैं तो क्या हो गया हमारा, v बाई आई ये बराबर आर। इसका मतलब ये हुआ कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें बह रहा धारा, इसका जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट होगा, और यही चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है, ये आर कहलाता है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, ओम का नियम। ओम का नियम क्या था कि यदि
किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो चालक का प्रतिरोध ये नियत रहता है। तो ये आपका ओम का नियम था और ओम के नियम की ये व्युत्पत्ति थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा ओम के नियम का ये जो चालक तार थे, जैसे यहाँ बताया गया आपको एक ग्राफ बना करके कौन से ओमीय चालक होंगे, कौन से अनोमीय चालक होंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।